नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। हिस्ट्री सीरीज को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। इस सीरीज को आप कंटिन्यू रूप से फॉलो करें। इस सीरीज से आपको आने वाले जितने भी एग्जाम में उसमें लाभ मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन ए है वजसनामी, इसी को मध्यान्ह भी बोला जाता है। उसके बाद है मैत्रायणी, उसके बाद तैत्तिरीय और डी में हो जाएगा कथक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वजसनामी। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाओं में दो प्रधान संहिताएं हैं। इसके अंतर्गत दो प्रधान संहिताएं हैं, इसको पूछा जा सकता है। नंबर 1 है यहाँ पे वजसनामी, इसी को पूछ लिया गया है। दूसरा है यहाँ पे काण्व संहिता और इसी वजसनामी संहिता के संस्थापक थे वाजसनेय। यह शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो इसको तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा दर्शनपुरम मासा। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा सोमयाग और तीसरा हो जाएगा अगिनयनस। और इसी वाजनेयी संहिता के अंतिम खंड में देखेंगे तो लोकप्रिय ईशावास्य उपनिषद चर्चा किया गया है। ईशावास्य उपनिषद की चर्चा भी किया गया है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखेंगे, प्रश्न को पूछा जा सकता है। दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला पूछा जा चुका है वजसनामी, तो दूसरा भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। शुक्ल यजुर्वेद की दूसरे संहिता के रूप में है काण्व संहिता। करेक्ट उत्तर है यहाँ पे है ए। नीचे दिए गए दो कथनों के अनुसार एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में रेखांकित किया गया है। जैसे कि यहाँ पे कथन के रूप में दिया है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल रहा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर भारत में उस समय राजनीतिक एकता का अभाव था और जिसके वजह से भारत में तुर्की आक्रमण सफल रहा। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए। अब यहाँ पे इस मैप से आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि देखेंगे खासकर गुप्तों के पतन के बाद से, गुप्तों का भी एक बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। खासकर अगर हम लोग बात करें समुद्रगुप्त हो गया, इसके अलावा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य के समय, तो गुप्तों के पतन के बाद से देखेंगे तो थोड़ा बहुत अवसान आता है, हुड़ों वगैरह का आक्रमण होगा। लेकिन हर्षवर्धन काफ़ी इम्पोर्टेंट शासक होता है और हर्षवर्धन के समय भी देखेंगे तो उत्तर भारत में राजनीतिक जो एकता थी पूरी तरीके से कायम थी, खासकर हर्षवर्धन के नेतृत्व में। लेकिन हर्षवर्धन के शासन के अंत के बाद पूरे भारत में एक प्रकार की कह सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता फैल गई और उसी के बाद से देखेंगे तो विदेशियों का आक्रमण बढ़ गया, खासकर मुस्लिम आक्रमण यहाँ पे बढ़ गया। जैसे कि 8वीं और 9वीं शताब्दी में देखेंगे तो बगदाद के खलीफाओं पर तुर्कों का प्रभुत्व था और वहीं से उन्हीं के अधीन यहाँ पे कुछ न कुछ आक्रमणकारी आते रहे। जैसे नंबर यहाँ पे 1 देखें हम लोग तो 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। आगे चल के 1001 ईस्वी के आसपास देखेंगे तो महमूद गजनवी आ जाएगा। और जब भारत में महमूद गजनवी आएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वह अपार धन के साथ वो वापस लौटा हुआ था। तो अपार धन के साथ जब कहा जा रहा है वापस लौटा हुआ था तो इसका मतलब कि बहुत सारे क्षेत्रों को लूटा होगा। अब इसी में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सारे क्षेत्रों को लूटा हुआ था। जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे देखा जाए तो हिंदू शाही वंश के जो शासक था जयपाल, उसी तरीके से मुल्तान का जो फतेह दाऊद था, नागरकोट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, नागरकोट का आनंदपाल, इसके अलावा चंदेल मथुरा के शासक सब यहाँ पे थे। कन्नौज और ग्वालियर बहुत बड़े क्षेत्रों के लूट के वापस गया हुआ था। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए।
यहाँ पे कालक्रम के रूप में सजाना है, मंदिरों की व्यवस्था करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारा मंदिर दिया गया है और जो भी मंदिर दिया हुआ है काफ़ी फेमस मंदिर है। अब इसको सजाना है, यहाँ पे काल क्रम अनुसार सजाना है। तो यहाँ पे नंबर 1 दिया है बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तट मंदिर। इसके अलावा है यहाँ पे सप्त शिवालय। नंबर 1 यहाँ पे हम लोग बात करें बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, तो यह तमिल राजा जो राजा चोल प्रथम के द्वारा 1003 से लगभग 1010 ईस्वी के बीच इसका निर्माण किया गया था। चूँकि ना मंदिर है इतना बृहद, इतना बड़ा जो मंदिर है, समय तो लगेगा ही लगेगा बनने में। यह तमिलनाडु के तंजावुर में देखेंगे तो बिल्कुल ही कावेरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है, हिंदू मंदिर है जो कि शिव को समर्पित है। और इसी मंदिर के जस्ट देखेंगे सामने ही यहाँ पे मंदिर परिसर के अंदर ही यहाँ पे, ठीक है, तो नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति आपको दिखाई देगी। नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मंदिर दिखाई देगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चल के देखेंगे तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसे भी यहाँ पे शामिल किया गया और इसे ही यहाँ पे ग्रेट कह सकते हैं कि लिविंग चोल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरे मंदिर की बात करें हम लोग, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। इसको यहाँ पे राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा दोनों में संबंध यहाँ पे देख पा रहे हैं। राजा चोल का ही यहाँ पे पुत्र है राजेंद्र चोल प्रथम। 1035 ईस्वी में अपनी नई राजधानी के रूप में इसने यहाँ पे कह सकते हैं कि नई राजधानी के एक भाग के रूप में इसने यहाँ पे बनाया हुआ है। यह भी एक हिंदू मंदिर है जो कि शिव को समर्पित है। यह तमिलनाडु में गंगईकोंड चोलपुरम कह सकते हैं कि जयकंदम में स्थित है। उसके बाद तीसरे नंबर का है, यहाँ पे देख पा रहे हैं महाबलीपुरम का तट मंदिर। इसका निर्माण माना जाता है कि 700 लेके 728 ईस्वी के बीच हुआ था। तमिलनाडु में चेन्नई के पास स्थित है और बंगाल की खाड़ी के किनारे से यह दिख जाएगा। 1984 में 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको भी शामिल किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह संरचनात्मक मंदिर है और ग्रेनाइट के ब्लॉक के साथ बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में है सप्त शिवालय। इसी को यहाँ पे सेवन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। सेवन पैगोडा दक्षिण भारतीय शहर ममल्लपुरम का कह सकते हैं कि उपनाम है। लेकिन देखिए यह हमेशा चर्चा का विषय रहा है और बहस का विषय रहा है कि क्या 7 पैगोडा या 7 मंदिर ममल्लापुरम के तट पर मौजूद है, क्योंकि प्रचलित मान्यता के अनुसार एक समय में 6 जो मंदिर है महाबलीपुरम के समुद्री तटों के किनारे प्रसिद्ध मंदिर के साथ ही खड़े थे। तो हो न हो यहाँ पे इसका संबंध ध्यान रखेंगे, सप्त यहाँ पे शिवालय। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्रम के अनुसार देखें तो सबसे पहले जो बना है सप्त शिवालय मंदिर सबसे नीचे है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से हो जाएगा महाबलीपुरम का तट मंदिर और उसके बाद हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर, उसके तत्पश्चात हो जाएगा यहाँ पे गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। तो 1 2 4 और 3 1 2 4 और 3। हाथी गुम्बा अभिलेख किस राजा के बारे में जानकारी देता है? खारवेल, अशोक है, हर्षवर्धन है, कनिष्क है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। काफ़ी फेमस प्रश्न है, भी बार बार पूछा ही जा सकता है या फिर पूछा ही जाता है। उदयपुरी गुफाओं में उदयगिरी गुफाओं में हाथी गुम्बा अभिलेख उस समय का जो वर्तमान शासक था, कलिंग शासक जो कि खारवेल ही था, उसी के बारे में यह जानकारी का मुख्य स्रोत है। खारवेल देखा जाए तो वर्तमान में उड़ीसा में कलिंग का राजा था।
कलिंग का राजा था। ऐसा माना जाता है कि ईसा पूर्व 2री शताब्दी ईस्वी के दौरान उसने यहाँ पे शासन किया हुआ था। वंश की बात करें, पूछा जा सकता है, वंश था इसका महामेघवाहन वंश। महामेघवाहन वंश इसी का सबसे प्रसिद्ध राजा था। 19वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में देखेंगे तो उड़ीसा पर चूंकि ब्रिटिश विजय के बाद से खासकर वह पूरी तरीके से बंगाल क्षेत्र का कह सकते हैं कि क्षेत्र बन चुका था। और उसी समय देखेंगे तो बहुत सारे जो इतिहासकार आए, आर्कियोलॉजिस्ट आए, उसी में एक नाम था ए स्टर्लिंग। स्टर्लिंग द्वारा इसकी यहाँ पे खोज किया गया। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्मों के ये सारे के सारे अनुयायी थे। हालांकि जो हाथी गुम्बा जो अभिलेख है, इसमें बताया गया है कि जो खारवेल था सभी धर्मों का भक्त बनता है, ठीक है, या फिर सभी धर्मों का वो भक्त था। इसके अलावा वह गंधर्व वेद या संगीत कला और विज्ञान का भी पूरी तरीके से संरक्षक था। नीचे दिए गए 2 कथन दिया हुआ है, एक कथन है और दूसरा यहाँ पे कारण है। नंबर 1 है यहाँ पे 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति वहाँ पे वापस ले ली। मुस्लिम लीग 1946 में बनी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। अब यहाँ पे आपको समझना है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की अपनी स्वीकृति यहाँ पे वापस ले ली। देखा जाए तो बिल्कुल ये भी सही है। और यहाँ पे देखेंगे मुस्लिम लीग 1946 में बनी अंतरिम सरकार में यहाँ पे शामिल हो गई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि मनाने पे उसके कुछ ही सदस्य यहाँ पे शामिल हुए थे। लेकिन अब यहाँ पे जो कारण है कथन की सही व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर चर्चा किया जाए 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद से संविधान सभा का चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में देखेंगे तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया, और भी यहाँ पे छोटी मोटी पार्टियाँ मौजूद थी, कुछ निर्दलीय भी थे यहाँ पे कैंडिडेट। इसमें देखेंगे तो कांग्रेस को लगभग 208 सीटें मिली, वहीं मुस्लिम लीग को लगभग 73 सीट मिली। 2 सितंबर, ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का यहाँ पे गठन किया गया था। और मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार का बहिष्कार किया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को अर्थात कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। जाहिर सी बात है, कांग्रेस यहाँ पे जीत के आई थी 208 सीटों के साथ, तो उसको यहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। अब आगे चल के 2 सितंबर के बाद से बीच में काफ़ी ये अवसान पीरियड रहेगा। लगभग 26 अक्टूबर 1946 तक देखेंगे यहाँ पे, खासकर लॉर्ड वेवेल के द्वारा यहाँ पे मनाया जाएगा मुस्लिम लीग को। और उसके 5 सदस्य यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे शामिल होंगे। तो इसे आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग 1946 में बनी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई, इसके 5 सदस्य आधा अधूरा ही यहाँ पे हुआ है। इसीलिए ये कारण जो है सही तो है, लेकिन ये कथन की सही तरीके से व्याख्या नहीं करता है। मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा हम लोग और डिटेलिंग कर लेते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। 1906 में यहाँ पे किया गया था। खासकर देखा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैकल्पिक राजनीतिक समूह के रूप में किया गया था। इसके जो संस्थापक के रूप में देखा जाए तो संस्थापक तो खैर बहुत सारे हैं, जैसे कि ख्वाजा सलीमुल्लाह, बिकारुल मुल्क, सैयद अमीर अली, सैयद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम और मुस्तफ़ा चौधरी। लेकिन लीग के यहाँ से प्रश्न बनता है कि पहला मानद अध्यक्ष जो कि कौन था? आगा खान, ठीक है। 1916 में देखेंगे तो मोहम्मद अली जिन्ना, 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना इसके कह सकते हैं एक अध्यक्ष चुने गए। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम लीग होमरू लीग की वकालत करने के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ गई थी। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी।
निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा मेसोलिथिक काल में जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं? जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं, कुछ स्थान दिया है, उड़ाई, बोड़ी, बागौर, उसके बाद है यहाँ पे लखनिया। मेसोलिथिक काल, इसी को मध्य पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पे कई प्रकार की विशिष्ट कल्चरल एक्टिविटियों का हमें वर्णन मिलता है। टाइम पीरियड की बात करें देखेंगे तो लगभग हो जाएगा 10,000 BC से लेके 8,000 BC के बीच। अब इसके बीच बहुत सारे कह सकते हैं कि क्रमागत यहाँ पे घटनाएं घटित हुई, जैसे कि छोटे छोटे हथियार बनने लगे, और माना जाता है कि इन्हीं छोटे छोटे हथियारों के बनने की वजह से इसको यहाँ पे माइक्रोलिथिक टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो इस काल में शिकार करने के साथ साथ उसका संग्रह भी किया जाता था। अब ये जो क्षेत्र है देखेंगे राजस्थान के बागौर में, यही है राजस्थान का बागौर क्षेत्र, सबसे बड़ा मेसोलिथिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी देखेंगे बहुत सारे क्षेत्र है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में मेसोलिथिक स्थल है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस काल में देखेंगे तो लोग रेखीय चित्रकला के लिए, ठीक है, पत्थरों का उपयोग करते थे, पत्थरों पे ही यहाँ पे बनाते थे जो भी उस समय मौजूद जीव जंतु होते थे। चित्र में पक्षी, जानवर, मनुष्यों को दर्शाया जाता था। जैसे कि काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा में काफ़ी संख्या में रंगे हुए पत्थर से आश्रय स्थल भी पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अदीना मस्जिद मांडू है, लाल दरवाज़ा जौनपुर बिल्कुल सही है। अदीना मस्जिद यहाँ पे मांडू नहीं होगा, ये देखने के लिए मिल जाएगा। अदीना मस्जिद वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित है, और इसी को यहाँ पे 1370 ईस्वी में सिकंदर शाह के द्वारा बनवाया गया है। और इसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो वंश है इसका सिकंदर शाह का, इलियास शाही वंश, और इसी का देखेंगे तो दूसरा सुल्तान कौन था यहाँ पे? सिकंदर शाह था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में बनने वाली सबसे बड़ी मस्जिद में से एक है, और इसी को ही यहाँ पे मस्जिद, या फिर कह सकते हैं कि दमिश्क की मस्जिद की योजना पर बनाया गया है। दमिश्क मस्जिद योजना के तहत बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं लाल दरवाज़ा मस्जिद, यहाँ पे जौनपुर है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे संभवतः इसे 1311 में अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा बनवाया गया है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी जो स्थापत्य शैली है इंडो इस्लामिक, खासकर इसमें देखेंगे तो टेराकोटा का, ठीक है, बहुतायत रूप में निर्माण किया गया है, बनाया गया है, और उसके द्वारा 12 सोना मस्जिद भी बनाई गई है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा। उसके बाद है यहाँ पे दाखिल दरवाज़ा गौर में, देख पा रहे हैं यहाँ पे दाखिल दरवाज़ा गौर में, बिल्कुल ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सॉरी, लाल दरवाज़ा ये जौनपुर में है, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा हो गया है, ठीक है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है, लेकिन इसको यहाँ पे बीबी रजनी के द्वारा, इसे आप लोग करेक्शन कर लेंगे, बीबी रजनी के द्वारा बनवाया गया था, जो सुल्तान महमूद सरकी की रानी थी। उसके बाद है यहाँ पे जो दाखिल दरवाज़ा गौर, इसको बनाया गया है यहाँ पे अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा बनवाया गया है, जो इंडो इस्लामिक शैली का अद्भुत नमूना है, और इसके द्वारा और भी जैसे कि सोना मस्जिद भी बनाई गई थी। 3 दरवाज़ा है यहाँ पे अहमदाबाद में, इसे भी देखेंगे तो सुल्तान अहमद शाह ने बनवाया था, जो अहमदाबाद के संस्थापक भी था, सुल्तान अहमद शाह। यह शहर के सबसे लंबे और पुराने गेटवे में से एक है, और इसे वर्ष देखा जाए तो
लगभग टाइम पीरियड तो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, लगभग इसे 1415 के आसपास, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 1415 ईस्वी के आसपास बनाया गया है। यह भी इस्लामी वास्तुकला का एक प्रतीक के रूप में मौजूद है। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अदीना मस्जिद मांडू। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यहाँ पे दिया हुआ है ध्रुव दास भगत नमावली, भगत नमावली बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है यहाँ पे नाभा दास भक्तमाल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। रसखान यहाँ पे दिया हुआ है रसिक प्रिया, यही गलत हो जाएगा। उस्मान का है चित्रावली, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं रसखान रसिक प्रिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे रसखान की हम लोग बात करते हैं तो यह सैयद इब्राहिम खान का उपनाम था, सैयद इब्राहिम खान का, इब्राहिम खान का उपनाम था और वह पश्तून मूल का कवि था, पश्तून मूल का कवि था। अपने प्रारंभिक वर्षों में वह भगवान कृष्ण का अनुयायी बन गया था और गोस्वामी विठलनाथ से भक्ति मार्ग यहाँ पे सीखा हुआ था। विष्णु धर्म को अपना लिया था, या फिर विष्णु या फिर कृष्ण का यहाँ पे कह सकते हैं कि अनुयायी बन गया था, और गोस्वामी विठल दास से इसने भक्ति का मार्ग सीखा हुआ था। रसिक प्रिया की बात करें हम लोग यहाँ पे तो इसकी जो रचना है आचार्य केशव दास के द्वारा, आचार्य केशव दास के द्वारा यहाँ पे की गई थी। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक व्यवस्थित कीजिए। आइए करने का प्रयास करते हैं। नंबर 1 है यहाँ पे देख पा रहे हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, वुड्स डिस्पैच, उसके बाद है सार्जेंट योजना, सार्जेंट योजना। तो सार्जेंट योजना तो बिल्कुल बाद में आया था, उसके पहले देखेंगे तो सैंडलर आयोग था, और उसका भी पहले देखेंगे तो हंटर आयोग था, और नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा वुड्स डिस्पैच। तो बारी बारी से हम लोग देखते चलते हैं ताकि क्रम भी बना रहे। तो यहाँ पे शुरुआत में हो जाएगा वुड्स डिस्पैच 1854 में, चार्ल्स वुड के समय ही यहाँ पे था, ठीक है, उसी के द्वारा भेजा गया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजी शिक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था। तो COD भी था और एक BOD भी था। आपको पता है कि COD को व्यापारिक संबंधी गतिविधियों के कंट्रोल के लिए यहाँ पे कर दिया गया था, और BOD को यहाँ पे राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित। अब इसी में देखेंगे यहाँ पे तो BOD के अंतर्गत ही यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष था, जिसका नाम था वुड्स। इसी ने यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी को एक कह सकते हैं कि प्रेशर पत्र के बीच में एक सुझाव पत्र के रूप में यहाँ पे भेजा हुआ था, और उसमें यहाँ पे सिफारिश किया हुआ था कि कला, विज्ञान, साहित्य और यूरोपीय दर्शन पर पूरी तरीके से जोड़ दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। दूसरे नंबर पे आएगा यहाँ पे हंटर आयोग, इधर मैं कर देता हूँ हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 में, और इसका दूसरा नाम उच्च शिक्षा आयोग भी था, उच्च शिक्षा आयोग। इसका गठन भारत की प्रारंभिक शिक्षा की सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के सुधार के लिए किया गया था। इसका एक अन्य उद्देश्य था वुड्स डिस्पैच के इम्प्लीमेंटेशन में जो भी यहाँ पे असफल हो रहा था, जो भी कुछ समस्याएं आ रही थी, उसकी पूरी तरीके से जांच करना था। विलियम विल्सन हंटर इस आयोग के अध्यक्ष थे, जो भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। इसकी नियुक्ति देखेंगे तो भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा कुछ सिफारिशें यहाँ पे की गई थी हंटर आयोग के द्वारा, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, माध्यमिक शिक्षा में प्रगति, स्कूलों के लिए अनुदान सहायता, नैतिक और शारीरिक शिक्षा पर बल देना। तीसरे नंबर पे था यहाँ पे सैंडलर आयोग। सैंडलर आयोग 1944 में सर जॉन सार्जेंट को वर्ष 1944 में भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए जाना जाता है, और इसी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश भी की। लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा सार्जेंट योजना, सैंडलर आयोग। ठीक है, थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए,
ठीक है, मैं सैंडलर आयोग ये हो जाएगा डॉक्टर माइकल सैंडलर, उल्टा हो गया है, ठीक है, द माइकल सैंडलर, यह इस समिति का अध्यक्ष था। और इसके समय देखेंगे यहाँ पे 10+2+3 पैटर्न की यहाँ पे सिफारिश की गई थी। और सार्जेंट जो योजना है ये था सर जॉन सार्जेंट को वर्ष 1944 में भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी। तो ये उल्टा हो गया था, आप लोग ध्यान में रखेंगे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले था वुड्स डिस्पैच सी, उसके बाद हो जाएगा सी के बाद से ए, बी और डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की हुई थी? बहुत आसान सा जवाब होगा, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्हीं लोगों के द्वारा 1904 में, खासकर देखेंगे विनायक दामोदर और उनके भाई थे जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी की यहाँ पे स्थापना की गई थी। सावरकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। जैसे इनके हम लोग जन्म की बात करें तो 28 मई 1883 को नासिक में एक जगह है बागूर में हुआ था। 1906 में कानून का अध्ययन करने के लिए वे लंदन भी चले गए और वहीं पे देखेंगे तो उन्होंने मेजनी जो कि इटली में काफ़ी फेमस नाम, मेजनी चरित्र का संकलन भी किया हुआ था। और इन्हीं में देखेंगे तो जिलाधिकारी एटीएम जैक्सन, एटीएम बोला जाता है लेकिन पूरा है यहाँ पे एएमटी जैक्सन की हत्या पर आरोप या इन पे लगाया हुआ था और उन्हें जेल की सज़ा सुनाई गई थी। 1910 के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, जो काले पानी की सज़ा के लिए इनको भेज दिया गया था सेलुलर जेल में। उसके बाद कुछ और भी नाम है जैसे भगत सिंह, कुछ हम लोग यहाँ पे रिव्यू कर लेते हैं इसका भी, ठीक है। भगत सिंह जैसे कि नौजवान सभा की स्थापना की गई थी 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1928 में। और सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल असेंबली, ठीक है, बॉम्बिंग में ये शामिल भी हुए थे और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे बरिंद्र कुमार घोष, अरविंदो घोष के छोटे भाई, काफ़ी फेमस नाम, अरविंदो घोष के छोटे भाई हैं और इनको यहाँ पे अलीपुर बम हत्याकांड करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और इनको आगे चल के, ठीक है, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे पुलीन बिहारी इनके द्वारा यहाँ पे ढाका अनुशीलन समिति की यहाँ पे स्थापना की गई थी और विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। तो अनुशीलन समिति यहाँ पे फैल रहा है ढाका में, पटना के क्षेत्रों की तरफ, बंगाल में तो था ही था। तो उससे भी संबंधित प्रश्न बना दिया जाता है कि किन किन क्षेत्रों में किसके द्वारा स्थापना की गई थी। प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट उत्तर था बी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 दिया है यहाँ पे संथाल, उसके बाद हो जाएगा कोल, संथाल भी करेक्ट है, कोल भी करेक्ट है, खासी भी दिया है 1833 में, करेक्ट है। अहोम विद्रोह दिया है 1815 में, जबकि 1815 की जगह यहाँ पे हो जाएगा 1828 में। ध्यान रखिएगा 1828 में। तो अहोम आपने एम्पायर भी जरूर सुना होगा। अहोम साम्राज्य काफ़ी ही फेमस साम्राज्य था। माना जाता है कि इन लोगों ने मुगलों के सामने भी अपना जो पूरी तरीके से कंट्रोल है, ठीक है, खोया हुआ नहीं था। मुगलों को इन लोगों के द्वारा कड़ी टक्कर भी यहाँ पे दिया गया था अहोम साम्राज्य के शासकों के द्वारा। लेकिन आगे चल के 1824 से लेकर 26 तक, जो कि इसका संबंध हो जाएगा बर्मा युद्ध के दौरान, ब्रिटिश जो लोग थे असम से नहीं हटे और
इसी दौरान देखेंगे तो अहोम के कई क्षेत्रों को भी यहाँ पे शामिल करने का प्रयास किया गया था और फिर से यहाँ पे इन लोगों के द्वारा विद्रोह किया गया, जिनके यहाँ पे विद्रोह के जो नेता थे, अहोम विद्रोह के जो नेता थे गोमधर कोंवर, ये भी नाम ध्यान रखेंगे, गोमधर कोंवर। इसके बाद कंपनी ने लगभग बहुत सारे असम के क्षेत्रों को, ध्यान रखिएगा, असम के क्षेत्रों को यहाँ पे वापस लेने का यहाँ पे प्रयास किया। कंपनी ने ऊपरी असम को महाराज पुरंदर सिंह नरेंद्र को उस समय यहाँ पे सौंप दिया और बाकी कुछ क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे संथाल विद्रोह, काफ़ी फेमस विद्रोह, संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है। 1855-56 में शुरू हुआ था। बंगाल में जमींदारी प्रथा के लागू होने के कारण जमींदारों द्वारा संथालों का शोषण किया जा रहा था और उन्हें जमींदारों को भारी ब्याज भी देना पड़ता था। उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी, उन्होंने मैंने उन लोगों को बंधुआ मजदूर तक बनना पड़ा। और फिर शुरू हो जाएगा यहाँ पे विद्रोह, सिद्धू कानू, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब नाम इन्हीं के रूप में यहाँ पे, ठीक है, नेतृत्वकर्ता के रूप में शुरू किया गया था। उसके बाद है यहाँ पे कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, ठीक है। कोल विद्रोह का संबंध हो जाएगा यहाँ पे छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों से, और यहाँ पे भी लगभग सेम कंडीशन था जो कि संथालों का था। यहाँ पे भी देखेंगे तो इन लोगों ने अपनी भूमि खो दी, भारी मात्रा में इन पर कर लगाया गया और जब करों का भुगतान करने के लिए लोग मजबूर हो गए या फिर असफल होने लगे तो फिर उनको बंधुआ मजदूर भी बना दिया गया, जिसकी वजह से विद्रोह फैला। खासी मेरे ख्याल से पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गारो खासी जो जयंतियाँ देखेंगे, ठीक है, उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों के बीच यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा कई सारे क्षेत्रों पे कंट्रोल करने का प्रयास जा रहा था। खासकर देखेंगे यहाँ पे वहाँ पे सड़क बनाने का प्रयास किया जा रहा था। इसके बाद से 1833 के आसपास उसमें एक काफ़ी फेमस नेता है यहाँ पे तीरथ सिंह। इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पे खांसी के क्षेत्रों में विद्रोह रहा और काफ़ी लंबे समय तक चला, लगभग 4 सालों तक गुरिल्ला युद्ध के रूप में जारी था। नेक्स्ट यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे समुद्रगुप्त के समकालीन दक्षिण भारत के राजा है और ये है उनके राज्य। यहाँ पे देख पा रहे धनंजय है, नील राजा है, उग्रसेन है, विष्णुगुप्ता है। बताना है कि ये किन किन क्षेत्रों के शासक थे। जैसे कि बात करें धनंजय की तो कुशालपुर का, नील राजा का संबंध हो जाएगा औमुक्त से, उग्रसेन का संबंध हो जाएगा पलाग से और विष्णुगुप्ता का संबंध हो जाएगा यहाँ पे कांची से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए का 3 और बी का हो जाएगा 1, सी का 4, डी का 2। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो आपको ध्यान होगा समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के अंतर्गत देखा जाए तो परम प्रतापी शासक के रूप में मौजूद था, जिसने 350 ईस्वी से लेके 375 ईस्वी के बीच लगभग 25 सालों तक यहाँ पे शासन किया हुआ था और उसने पूरी तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के क्षेत्रों को जीता। लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में उसने, कह सकते हैं कि कूटनीतिक नीति अपनाई। उन क्षेत्रों को जीता तो जरूर, लेकिन उसको अपने साम्राज्य में समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं मिलाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। हरिसेन उसका मुख्य दरबारी कवि था। हरिसेन उसका मुख्य दरबारी कवि था। उन्होंने इलाहाबाद शिलालेख में बहुत विस्तार से चर्चा किया हुआ है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण पंथ के बहुत सारे शासकों को जीता और बाद में उसको छोड़ भी दिया। बहुत सारे क्षेत्र हैं जैसे कि कौशल के महेंद्र, महाकांतर के व्याघ्य राजा, कुरल के मंत्रराज, पृष्ठपुर के महेंद्रगिरी, कोट्टूर के स्वामी दत्त, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। इस टाइप का आपको मैप देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप के समुद्रगुप्त का बहुत बड़ा यहाँ पे साम्राज्य विस्तार होता हुआ दिखाई देगा। करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ए का 3 था, बी का 1, सी का 4, डी का 2। सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है?
उत्तर प्रदेश में स्थित जैसे कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश में दो स्थल शामिल है, आलमगीरपुर, हुलास है। हम लोग पूरा पूरा लिस्ट बना लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। आलमगीर, हुलास, बड़गांव, मंडी, सनौली, ये काफ़ी चर्चा में रहता है, सनौली, और इसके अलावा हो जाएगा सोठी। ये सारे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। इसके अलावा देखेंगे तो कालीबंगा हो जाएगा और बरोर या फिर बरार भी बोला जाता है। कालीबंगा या बरार ये सारे क्षेत्र राजस्थान के हो जाएंगे। और हरियाणा में कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं जैसे कि बलू हो जाएगा, फरमाना हो जाएगा, कुड़ाल, और इसके अलावा देखेंगे गंवेरी लाल और हड़प्पा सिंधु घाटी के पंजाब स्थित सारे क्षेत्र हैं। तो कई बार प्रश्न को घुमा फिरा के यहाँ पे पूछा जाने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, 3 और यहाँ पे 4 उत्तर प्रदेश के। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित थी? विदेशी व्यापार से, जैसे कि सरेनी है, नागाराम है, इसके अलावा नानदेसिस, मणिग्राम। व्यापार या फिर दिया है विदेशी व्यापार से संबंधित थी। उस समय विदेशी व्यापार को क्या कहा जाता था? करेक्ट उत्तर है यहाँ पे सी, नानदेसिस, और इसका संबंध हो जाएगा यहाँ पे होयसल साम्राज्य से। होयसल साम्राज्य, इसी होयसल साम्राज्य के समय नानदेसिस व्यापारियों का एक समूह था जिसने खुद को सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों में से यहाँ पे एक संगठित किया हुआ था। इन लोगों के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्रों में व्यापार किया गया था, जैसे कि मगध, मलाया, कोसल, नेपाल, इसके अलावा यहाँ पे फारस देख पा रहे हैं। यहाँ पे लगभग देखा जाए तो पूरा पश्चिम, उत्तर, इन सारे ही दिशाओं में इन लोगों के द्वारा यहाँ पे व्यापार किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नानदेसिस। इसके अलावा कुछ और भी नाम है, जैसे कि प्राचीन काल में देखेंगे यहाँ पे श्रेणी ये भी कह सकते हैं कि भारत में व्यापारियों और कारीगरों का एक संघ था। दक्षिण भारत में काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है मणिगिरम। इसका भी संबंध देखेंगे लगभग दक्षिण भारत में मध्यकालीन पीरियड में। तो व्यापारिक ये भी गिल्ड को संदर्भित करता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कथन है और दूसरा है यहाँ पे कारण। कथन में दिया हुआ है कि मध्ययुगीन काल में संगीत पर कई संस्कृत कार्यों का फारसी में अनुवाद किया गया था। प्रारंभिक चिश्ती सूफी संगीत सभाओं के शौकीन थे जिनको समा कहा जाता था। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखिए संस्कृत कार्यों का फारसी में अनुवाद किया गया था, लेकिन यहाँ पे कारण कह रहा है कि चिश्ती सूफी संगीत सभाओं के शौकीन थे जिन्हें समा कहा जाता था। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन कारण और कथन का कोई मैचिंग नहीं है, अर्थात कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। अब यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करें। देखिए जब भी यहाँ पे फारसी में अनुवाद की बात की जाती है, संगीत के टाइम पीरियड की बात की जाती है, तो अकबर के शासन को यहाँ पे अगर हम लोग केंद्र बिंदु मान के चले तो लगभग 1856 से लेकर 1605 ईस्वी के बीच अकबर का शासन था। और इसके दौरान देखेंगे तो कई सारे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया गया था, और इस युग को संस्कृत ग्रंथों के फारसी अनुवाद के लिए स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग भी कहा जाता है। चूँकि अकबर के आदेश से कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था, जैसे कि वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, योग, वशिष्ठ, बहुत सारे यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा संगीत, चिकित्सा, खगोल, मतलब कोई एरिया यहाँ पे छूटा ही नहीं था। भारतीय दर्शन, इन सारे ही चीज़ों को यहाँ पे अनुवाद किया गया था। वही अगर हम लोग समा की बात करें, होता है ना समा, क्या समा बांध दिया, तो वही शब्दावली है यहाँ पे, खासकर जब संगीत के समय यहाँ पे होता है। तो ये भी
एक सूफी समारोह है समा, जिसमें अक्सर गायन, वादन, नृत्य, कविता और प्रार्थनाओं का पाठ, प्रतीकात्मक पोशाक पहनना और अन्य अनुष्ठान यहाँ पे पूरी तरीके से शामिल होते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अकबर के जो मूवी है यहाँ पे जोधा अकबर में बहुत अच्छे से देखते हैं ना, सफ़ेद कपड़ा पहन के लोग कितनी खूबसूरत तरीके से, ठीक है, अपने आप को ईश्वर से यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रयास करता है सब संगीत के माध्यम से। आगे चल के 2008 में यूनेस्को ने तुर्की के मेवलेवी समाज सेमिनार को, जो कि वहाँ पे उसी के लिए यहाँ पे किया जाता था, तुर्की में है मेवलेवी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मेवलेवी समाज सेमिनार को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृतियों में से एक के रूप में शामिल किया गया। थिएटर के रूप में भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी देता है? सारनाथ, बेसनगर है, अयोध्या है, इसके अलावा है हाथी गुम्फा अभिलेख। अब यहाँ पे देखेंगे पुष्यमित्र शुंग, चूँकि एक ब्राह्मण शासक के रूप में मौजूद था, इसी के द्वारा यहाँ पे शुंग साम्राज्य की यहाँ स्थापना की गई थी। माना जाता है कि वह मौर्य साम्राज्य के सेनापति जनरल के रूप में मौजूद था और अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की हुई है। लगभग 185 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा, खुद को इसने सम्राट बना लिया है। तो ये सारी जो बातें हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी अयोध्या शिलालेख। और आपको ये ज़रूरी है कि जो भी देखेंगे अश्वमेध वगैरह यज्ञ, उस समय जो शासक थे अपने सत्ता को वैध बनाने के लिए होता है ना, एडवर्टाइजमेंट पूरी तरीके से फैला दे, सारे लोग मतलब जान ले कि अब शासक कोई दूसरा आ गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यहाँ पे 2 अश्वमेध यज्ञ किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे मध्यकालीन भारतीय इतिहास स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किया गया था। यह क्या था? किससे संबंधित रखता था चकला? परगना के समरूप है, सरकार के समरूप गलत है, सूबा और परगना के बीच प्रादेशिक इकाई, लेकिन सरकार के समरूप नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सी। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे तो लगभग मुगल काल के दौरान चकला भारतीय उपमहाद्वीप में एक जिला स्तरीय प्रशासनिक निकाय था। जिला स्तरीय प्रशासनिक निकाय था और इसी समय चकला का उपयोग देखा जाए अवध हो गया, बंगाल प्रांतों में खूब बड़े रूप में यहाँ पे किया जाता था। चकला को आप परगना के रूप में भी समझ सकते हैं। परगना कह दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आज वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट, जिला भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और इस चकला को पूरी तरीके से परगना में डिवाइडेड किया जाता था। प्रत्येक परगना में जैसे कि बहुत सारा गांव होता था। नेक्स्ट है यहाँ पे संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है? संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए मराठों के द्वारा यहाँ पे जो कर वसूला जाता था उससे संबंधित है। सरदेशमुखी है, चौथ है, अबवाब है, इसके अलावा जमदानी व्यवस्था है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, चौथ। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे चौथ। लगभग देखेंगे 18वीं शताब्दी की शुरुआत से भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया गया एक नियमित कर के रूप में था और यह एक वार्षिक कर के रूप में चौथ मौजूद था। वार्षिक कर में जिसका राजस्व या उत्पादन का कह सकते हैं कि 25% यहाँ पे लगाया जाता था। और चौथ को पहली बार शिवाजी के द्वारा 1665 ईस्वी में मांगा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सरदेशमुखी। सरदेशमुखी देखिए उन भूमि पर लगभग 9 या 10% के आसपास करारोपण था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकारों का दावा किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा 9 से 10। अबवाब को भी देख लीजिए आप लोग, इसका संबंध यहाँ पे हो जाएगा
मुगल साम्राज्य से। मुगल भारत में देखेंगे खासकर अप्रत्याशित परिश्रम को पूरा करने के लिए सरकार अस्थायी करों को वसूल करती थी, जिसे सामूहिक रूप से अबवाब के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो परिश्रमी कर के रूप में भी आप इसे समझ सकते हैं। जमदानी काफ़ी फेमस है, कितने बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि जमदानी एक बढ़िया, समझ सकते हैं ना, एक मलमल है जिस पर बहुत सारे सजावटी रूपांकन या फिर करघे पर बुना जाता है। आमतौर पर देखेंगे तो सूती और सोने के धागे का पूरा मिश्रण का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। उस समय कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र थे जमदानी को लेकर, जैसे कि बंगाल, इसके अलावा संयुक्त प्रांत, ये सारे क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दिल्ली में पुराना किला के विपरीत मस्जिद खैरुल मंजिल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजीयंगा, मामंगा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, क्योंकि महमंगा ने 1561 ईस्वी में 1561 ईस्वी में एक मस्जिद जिसका नाम है यहाँ पे खैरुल मंजिल, या फिर कह सकते हैं मस्जिद खैर उल मंजिल, इसी का निर्माण किया गया था। महमंगा आपको पता ही होगा, अकबर की कह सकते हैं कि धात्री माँ, धाई माँ भी बोला जाता है। और इसने 1560 से लेके 1562 तक, जब तक अकबर बड़ा नहीं हो गया, तब तक देखा जाए तो पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य की वास्तविक संगठनकर्ता और राजनीतिक सलाहकार के रूप में ये मौजूद थी। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुलेमित नहीं खाता है? संभलपुर है, गंजम है, कश्मीर है, लखनऊ है। देखते चलिए आप लोग। संभलपुर की बात करें यहाँ पे तो नंबर 1 दिया है यहाँ पे सुरेंद्र शाही, सुरेंद्र शाही। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे गंजम दिया हुआ है राधा कृष्ण दंड सेन, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। और कश्मीर दे दिया है गुलाब सिंह, ये भी करेक्ट है। लखनऊ दिया है लियाकत अली, तो लियाकत अली नहीं होगा, लखनऊ में यहाँ पे हो जाएगा बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। बाकी इसे ठीक है, बाकी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे सुरेंद्र शाही, ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र शाही उस समय बंगाल प्रेसिडेंट के अंतर्गत आता था, उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा का। और इनके द्वारा देखेंगे तो जो संभलपुर का जो क्षेत्र था, वहाँ के जो राजा और रानी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गद्दी से हटा लिया गया था, और सुरेंद्र जो शाही थे, चूँकि वे कानूनी उत्तराधिकार थे, तो वो उसके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से लड़ रहे थे। उसके बाद एक गंजम है यहाँ पे राधा कृष्ण दंड सेन, खोंड विद्रोह के, ध्यान रखिएगा, खोंड विद्रोह के प्रमुख नेता के रूप में मौजूद थे। हालांकि खोंड विद्रोह का जो नेतृत्व किया था चक्र बिसोई के द्वारा यहाँ पे किया गया था, चक्र बिसोई। बाद में देखेंगे तो सावरस, इसमें 2 नाम और जुड़ जाता है, सावरस, और ये एक नाम है यहाँ पे राधा कृष्ण दंड सेना, राधा कृष्ण दंड सेना, या ठीक है दंड सेना भी जाना जाता है। ठीक है, इनके नेतृत्व में कुछ अन्य गुट भी यहाँ पे इसमें शामिल हो गया था। उसके बाद है यहाँ पे कश्मीर में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, गुलाब सिंह। यह डोगरा राजवंश से संबंधित रखते हैं, डोगरा राजवंश के संस्थापक थे, और 30 जून 1857 के आसपास उनका यहाँ पे निधन हो गया था। लियाकत अली के भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने, ठीक है, मौलवी लियाकत अली कह सकते हैं कि जिला जो, ठीक है, जिला प्रयागराज के परगना चैल के ग्राम महगांव के थे, और इन्हीं के द्वारा यहाँ पे पयाम ए अमल, पयाम ए अमल गीत लिखा गया था। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? एक तरफ यहाँ पे शासक दिया है और दूसरे तरफ यहाँ पे राज्य दिया हुआ है।
जैसे कि देवगिरी यहाँ पे दिया हुआ है शंकर देव, बिल्कुल सही है। रायचूर रामचंद्र देव, होयसल बीरबल, मदुरा दिया हुआ है यहाँ पे वीर पांड्या, मदुरा दिया हुआ है वीर पांड्या। तो यहाँ पे रायचूर का जो संबंध है रामचंद्र देव से नहीं है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। रायचूर का संबंध यहाँ पे दिया हुआ है रामचंद्र देव से, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, रामचंद्र देव की बात करें तो यहाँ पे इनको देवगिरी के यादव वंश का संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देवगिरी के यादव वंश के रूप में, यादव वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। शिलालेख में रामचंद्र देव को महान वराह के रूप में जाना जाता है, महान वराह। ठीक है, जो कि है ना एक कह सकते हैं कि अवतार बाद में आता है एक वराह भगवान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वराह। उसके बाद है यहाँ पे कुछ और भी नाम है, जैसे कि हम लोग बात कर लें वीर बल्लाल की, होयसल साम्राज्य के अंतिम शासक, अंतिम महान शासक के रूप में वीर बल्लाल। इन्हीं के शासन के दौरान देवगिरी के यादवों को मदुरै के पांड्या वंश और दक्षिण भारत के अन्य छोटे छोटे राजवंशों के साथ कई सारा युद्ध हुआ था। उसके बाद है यहाँ पे शंकर देव। शंकर देव का एक और नाम है यहाँ पे सिम्हाना, सिम्हाना थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जब देखेंगे 1313 ईस्वी के आसपास मलिक कफूर ने इन्हीं रामचंद्र के जो उत्तराधिकारी यहाँ पे दिया हुआ है ना रामचंद्र, इन्हीं के उत्तराधिकारी जो सिम्हाना थर्ड के खिलाफ देवगिरी में एक और अभियान का नेतृत्व किया हुआ था, और सिम्हाना थर्ड को ही यहाँ पे शंकर देव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे है वीर पांड्या, नाम ही लगा हुआ है वीर पांड्या, पांड्यन राजकुमार थे, और इनके द्वारा लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में तमिलकम क्षेत्र में, तमिलक्कम क्षेत्र में शासन किया गया था। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे बी। निम्नलिखित को काल क्रमोन्वयिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है मोहम्मद शाह, जहादार शाह, आलमगीर द्वितीय, उसके बाद है अहमद शाह। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न हो जाएगा। जैसे कि शुरुआती तौर पे बात करें तो जहादार शाह ही आएगा। टाइम पीरियड हो जाएगा लगभग 1712 से 1713 ईस्वी के बीच। उसके बाद आ जाएगा मोहम्मद शाह, 1719 से लेकर काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, 48 के बीच। और उसके बाद आ जाएगा अहमद शाह, 1754 से लेकर 59। और आलमगीर द्वितीय का टाइम पीरियड हो जाएगा 1748 से लेकर 1754। इस प्रकार से करेक्ट उत्तर हो जाएगा BADC, BADC।